हेलो बच्चा बाड़ी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं शिखा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके हिंदी की कक्षा में, जिसमें आज का हमारा दूसरा टॉपिक, मतलब ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हो गए, पर अभी हमने छंद का चैप्टर कंप्लीट करा, यानी काव्य सौंदर्य का दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं और वो है हमारा रस का। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं रस के बारे में कि रस क्या होते हैं, उसके अंग क्या होते हैं, उसको किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि काव्य सौंदर्य में ही बच्चा आकर फंसता है कि मैम छंद नहीं आते हैं। छंद हमने समझ लिया, आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, आप लोगों ने लिखा है कि मैम अब हमें छंद में कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझ पे आ रही है। इसी तरीके से हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है रस का, जिसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे उसके स्थायी भाव में फंस जाता है या फिर उसकी पंक्तियां नहीं पहचान पाता। हालांकि बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास है आपका काव्य सौंदर्य के तत्व रस। स्टार्ट करें, चलिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चा रस क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है और फिर उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ओके। तो सबसे बड़ी चीज, इस क्लास के नोट्स आपको हमारे पीडब्ल्यू के ऐप में दृष्टि बैच के अंदर मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से जाकर इस क्लास के पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास हमारा पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोडेड है तो आप आराम से कर लेंगे, कि नहीं है तो डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इन मोहतरमा जी को कि इनको इस स्लाइस में मजा में बहुत आनंद आ रहा है ना। आप देखिए, ये जो कैटरीना कैफ है, ये जब ले रही हैं क्या, एकदम बढ़िया से आम को, है ना, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं आम खा रही हूँ, है ना। और उनके हाव भाव, चेहरों की अगर काया को आप देखोगे तो हाव भाव से ही पता चल रहा है कि ये आनंद मिल रहा है उन्हें, है ना। जैसे आप लोगों का जो फेवरेट फूड आपके सामने आ जाए, जैसे आप अब आजकल के बच्चे मोमोज, पिज्जा, बर्गर यही बोलते हैं ना, एकदम खा के आहा मजा आ गया मैडम, है ना, मजा आ गया। तो वो जो आपको आनंद की उत्पत्ति, आनंद जो मिल रहा होता है ना, उसी आनंद को हमें समझना है। यहाँ पर जब आप कोई चीज खाते हैं या मैडम जी को जिस तरह से आनंद मिल रहा है, उसी तरीके से जब हम काव्य को सुनते हैं, है ना, अब हम कविता, क्योंकि यहाँ पर हम कविता पढ़ रहे हैं ना, तो अब थोड़ा सा खाने की दुनिया से बाहर आ जाओ। ठीक है, तो जब हमें काव्य में आनंद मिलता है, काव्य को पढ़कर सुनकर, एक सेकेंड, काव्य को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, तो उसको देखने, सुनने, पढ़ने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को हम रस कहते हैं। तो रस का अर्थ ही आनंद होता है। क्या होता है बेटा? आनंद। ठीक है, रस का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रस शब्द जो है वो, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। काव्य को पढ़ते या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के कारण कविता के पढ़ने, सुनने और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। रसों को काव्य की आत्मा भी या प्राण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है या प्राण तत्व किसे कहा जाता है, तो वही रस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद या साहित्य में मिलने वाली आनंद की अनुभूति। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हमारा बैठेगा बेटा जी, वो ऑप्शन डी है कि किसी भी साहित्य से जो हमें आनंद की अनुभूति, यानी उसकी फीलिंग हमें जो आती है ना, आनंद की जो फीलिंग आती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बेटा? 4 अंग होते हैं। एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है संचारी भाव और एक होता है स्थायी भाव। 1 सेकंड देंगे आप लोग मुझे बस। एक सेकेंड, ये ना वर्ब पता नहीं कहाँ नीचे लटक आए हैं, इनको थोड़ा सा सही कर दिया जाए। अनुभाव, तो हमारे 4 रस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। रस कितने रस के जो हमारे सॉरी रस के जो अंग होते हैं वो बेटा हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। एक-एक करके जानते हैं इनको क्या-क्या होते हैं ये। ठीक है, तो देखिए आप, स्थायी भाव हमारे वो भाव होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जो कभी बदलते नहीं हैं, हमारे अंदर विराजमान होते हैं और वो अपने आप आ जाते हैं। जैसे कभी किसी ने हमसे प्यार से बात करी तो हमें प्रेम आ गया, हंसी आ गई, या अगर किसी ने हमसे गुस्से में बात करी तो हमें गुस्सा आ गया, है ना? अगर हमने कोई ऐसी चीज देख ली जिसमें हमारे अंदर वीर रस है ना, वीर की उत्पत्ति हो रही है, तो कहने का अर्थ कि हमारे अंदर कुछ ऐसे स्थायी भाव है जो परमानेंट है ना? और वो स्थिति के अनुसार सामने आ जाते हैं। विभाव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आलंबन भी हमारे 2 प्रकार के, आश्रय और विषय, अभी हम इसको अच्छे से जानेंगे। अनुभाव हमारे होते हैं 5, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य, 4 होते हैं। और व्यभिचारी भाव, ये जिसे हम संचारी भाव कहते हैं, जो कि संचार करते रहते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में एक-एक करके अभी हम जानेंगे। रस के कितने अंग या अवयव होते हैं? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, 2, 3, 4 या 5। तो अभी हमने पढ़ा था रस के 4 अंग होते हैं। कौन-कौन से होते हैं बेटा जी? तो अभी हमने वो भी जाना कि संचारी भाव, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम पहले स्थायी भाव के बारे में पढ़ेंगे। स्थायी भाव क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा बेटा, कि जो भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है वो। जो भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, ठीक है, हम अपने फीलिंग्स प्रकट कर देते हैं, उसी को हम स्थायी भाव कहते हैं। परिस्थिति के अनुसार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, और साथ ही साथ ये भाव प्रधान होते हैं, मतलब जो स्थायी भाव होते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट भाव होते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और ये भाव हमारे जन्म से मृत्यु तक बने रहते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, अभी इसको हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। हास्य रस, जब हंसी आ रही हो तो हास्य का स्थायी भाव होता है। करुण रस यानी जब हमें दुख हो रहा हो तो शोक की उत्पत्ति होती है। वीर रस यानी जब कहीं पर वीरता की बात हो रही हो तो उत्साह आ जाता है मन में। अद्भुत रस वो होता है जहां पर हमें कोई चीज देखकर आश्चर्य हो जाए, है ना, या फिर हम ऐसे कहें अच्छा ऐसा हुआ था, हाय ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर्ष, दुख, है ना, ये सारी चीजें आ रही हैं तो वह अद्भुत रस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद भयानक रस में भय की उत्पत्ति होती है। रौद्र में क्रोध की। विभत्स का मतलब होता है विभत्स में जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। ठीक है, जुगुप्सा का मतलब क्या होता है बेटा? घृणा। घृणा मतलब घिन आ जाए। आप ऐसी कोई स्थिति देख ले, युद्ध का सीन देख ले जिसमें रक्त रक्त दिखाई दे रहा हो, हड्डियां फैली हो, है ना, तो वो सभी आपके लिए क्या हो जाएगा? वो उसे हम विभत्स रस के अंतर्गत रखेंगे। जैसा कि अभी थोड़े टाइम पहले हमारे भारत के अंदर अभी एक प्लेन क्रैश हुआ था, आपको पता होगा, और उसके अंदर जिस तरह से हम लोगों ने
स्थिति देखी और आप देखो उसको कितना ब्लर कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह से डेड बॉडीज निकाली जा रही थी तो मन एकदम क्या हो जा रहा था, अरे बाबा ये नहीं देख पाएंगे हम लोग, है ना, इतनी बुरी हालत लग रही थी। तो वो जो स्थिति उत्पन्न हो रही है आपके मन में, उसी को हम विभत्स रस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या निवृत्ति होते हैं। जैसे कि आपके अंदर जब शांति आ जाती है कि मुझे शांत रहना है ना, आप जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो उसे हम शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसके बाद वात्सल्य रस। वात्सल्य रस यानी जब माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा जी, उसी को हम क्या बोलते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं। और भक्ति रस यानी यहाँ पर भी हमारा भक्ति यानी प्रेम की ही बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखो ये रति ही आएगा, रति का मतलब ही होता है प्रेम। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। एक सेकंड दीजिएगा बस आप लोग मुझे। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग देखेंगे रस के अंगों के अंदर जो स्थायी भाव हमने देखे ना, वो इस तरह आप इमेजेस में भी समझ सकते हैं। श्रृंगार रस है यानी कि आप यहाँ पर समझेंगे प्रेम की बात हो रही है। करुण रस है तो दुख है। अद्भुत, इनको देखकर आश्चर्य ही हो रहा होगा, अरे भैया इनको क्या हो गया है ना। इसके बाद छोटे लाल को एकदम से चेहरा वेरा लाल वाल करके खड़े हैं। इसके बाद विभत्स रस, डर मतलब होता है ना, एक ऐसा लगता है कि नहीं क्या है, ये नहीं देखना चाहिए हमें। वात्सल्य रस, माँ अपने बच्चे को प्रेम कर रही है। भक्ति रस में भक्ति देखने को मिल रहा है। शांत में शांति, भयानक में भय, रौद्र में देखो इनको कितना गुस्सा आ रहा है, गुस्से में तलमला गए हैं। वीर में वीरता की बात, वीर तुम बड़े चलो, या फिर आपने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। और हास्य दया को देखो कैसे हाँ 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 करके हंस रही है, तो ये सब हास्य रस। ठीक है, चलिए अब इसको और आगे देखते हैं। रसों की संख्या पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं या उनकी संख्या क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि हमारी सबसे पहले याद रखिएगा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, ठीक है बेटा, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या का वर्णन किया था। ठीक है, और उन्होंने पहले केवल 8 रसों के बारे में बताया था। ठीक है, शांत रस नहीं आया था तब। उनके बाद जो प्राचीन कवि थे उन्होंने एक रस को और जोड़ा था जिसका नाम था शांत रस। ठीक है, इसके बाद 2 रस और जोड़े गए थे, भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो इस तरह से जब हम मिलाकर देखेंगे तो कुल 11 होते हैं। पर क्वेश्चन इस पर अलग अलग तरह से पूछ सकता है। जैसे हिंदी में रसों की संख्या 9 है, वात्सल्य रस को 10वां और भक्ति रस को 11वां रस भी माना जाता है। वात्सल्य तथा भक्ति के स्थायी भाव इस प्रकार है जो कि अभी हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी बताई गई थी। तो 8 कौन कौन से थे, तो आप देखेंगे बेटा वो आपके थे श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। ठीक है बेटा जी, अगर आपसे पूछा जाता है कि काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या में और आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 9वां रस कौन सा जोड़ा गया था, तो वो शांत रस था। ठीक है, इसके बाद आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राचीन या प्राचीन काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 9 रस माने गए हैं और शांत रस को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाए कि आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो फिर 11 हो जाती है। आपका वात्सल्य और भक्ति को फिर से जोड़ा गया था। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, एक सेकेंड देंगे हमें बस। हाँ, तो अभी तक हमने क्या देखा बेटा, हमने जाना कि रस का क्या अर्थ होता है, या रस का अर्थ होता है आनंद की अनुभूति, आनंद मिलना। फिर हमने जाना कि रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और हमारा
संचारी भाव, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्थायी भावों के बारे में, हमने कौन जाना कि किसका कौन सा स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव मतलब परमानेंट भाव, ये हमारे अंदर पहले से होता है, स्थिति के अनुसार उत्पन्न हो जाता है और क्या होता है, ये हमारे साथ जन्म और मृत्यु तक बना रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक बना रहता है, ये हमने जाना। और स्थायी भावों की संख्या पूछी जाए तो केवल 9 होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 11वां और जो 10वां और 11वां है वो भक्ति मतलब भक्ति और वात्सल्य रति का ही है ना। तो कुल मिलाकर हमारे अगर आपसे पूछा जाए कि स्थायी भाव कितने हैं तो 9 ही हैं, ठीक है। लेकिन आपसे रसों की संख्या से क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना, देखो क्या पूछेगा, कुल रसों की संख्या 11, प्राचीन काव्य शास्त्रियों के अनुसार 9, आधुनिक काव्य शास्त्रियों के अनुसार 11, भरत मुनि के अनुसार 8, 9वां रस कौन सा जोड़ा गया, शांत रस। तो इस तरह से सारा टॉपिक अभी हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान रसों की संख्या कितनी मानी गई, तो अभी तो 11 मानी गई है, तो हम बता देंगे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चा। चलिए, तो 11 हमारा राइट हो जाएगा। अच्छा, अब हम जान लेते हैं विभाव के बारे में कि विभाव क्या होते हैं। देखो बेटा, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे हम विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, कोई हमने व्यक्ति देखा, वस्तु देखी, उसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो गए, उसी को हम विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आश्रयलंबन और उद्दीपन, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आलंबन का, हाँ, आलंबन हमारे दो प्रकार के होते हैं। आलंबन हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के। कैसे होते हैं, एक आश्रयालंबन और एक विषयालंबन। अब इसको बहुत आराम से आप समझ पाओगे, हालांकि इतना डिटेल एग्जाम में नहीं आएगा, बट समझना जरूरी है क्योंकि बेस जरूरी है। ये आपको फिर 10th में और अच्छे से पढ़ना होगा, फिर आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे 11th 12th में, तो तभी आप कर पाएंगे जब आपका थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर होगा, तो थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझेंगे। बहुत ईजी है। देखो, यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं आलंबन के बारे में। आलंबन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, आश्रयालंबन और विषयालंबन। अब देखो, देखो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ फोटो में देख लेते हैं, जैसे मेरे मन में एक नायक है, मान लो मैं नायिका हूँ, ठीक है, एक नायक है और मैं नायिका हूँ। अब मैंने नायक को देखा, नायक बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। मैंने उसे देखा, हाय कितना हैंडसम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे बोलूं, है ना, तो वो विषय है, तो उसे हम विषय आलंबन कहेंगे। और मेरे मन में उसके लिए प्रेम जागा है ना, तो मेरा मन यानी मैं क्या कहलाऊंगी, मैं आश्रय आलंबन कहलाऊंगी। यानी प्रेम किसके मन में आया, भाव किसके मन में आया, मेरे मन में आया, तो मैं आश्रय आलंबन हूं। किसके लिए आया, जिसको मैंने देखा है, तो वो क्या कहलाएगा, विषय आलंबन। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसको देखकर इसके मन में प्रेम उमड़ रहा है, आ रहा है ना, तो ये कौन है, आश्रय आलंबन है। और इसका विषय कौन है, ये है, तो ये कौन कहलाएगा, विषय आलंबन, ठीक है। तो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा हो उसे आश्रय आलंबन कहते हैं, और जिसके लिए भाव, जिसको देखकर मन में भाव आ रहा हो वो विषय कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूं, मेरे मन में भाव जागा तो मैं आश्रय आलंबन हूं, जिसे देखकर जाग रहा है वो विषय कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, यही चीज हमने यहाँ पर भी देखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है उद्दीपन। उद्दीपन में हमने ऐसी कोई स्थिति देख ली जिसको देखकर हमारे मन में भाव आ रहा हो, जैसे किसी का रोना, कोई शोक की बात देखने को मिल गई, तो वो हमारा उद्दीपन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अनुभाव जो होते हैं, अनुभाव हमारे एक्सप्रेशंस को कह सकते हो आप लोग, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुभाव क्या होता है कि हमारे मन में जो भी भाव आया, अब हमने उसको व्यक्त कैसे करा, ठीक है। मान लो मैंने कोई दुख की बात सुनी तो मुझे रोना आ गया, तो रोना हो गया, है ना। मैंने कोई हंसी की बात सुनी, मुझे हंसी आ गई, मैंने हंस कर दिखाया, तो ही हंसा, तो ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, अनुभाव कहेंगे, ठीक है। अब किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया, मुझे इतना गुस्सा है, मैंने उसको एक रैप्टा लगा दिया, तो वो क्या कहलाएगा,
वो भी अनुभाव कहलाएगा, है ना। तो जो भी हम प्रतिक्रिया देते हैं यानी भाव मन में आने के बाद जो भी हम रिस्पॉन्स देते हैं उसी को हम अनुभाव कहते हैं। ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर आप देखोगे वो कई प्रकार के हो सकते हैं, सात्विक भी हो सकता है, कायिक वाचिक आहार या कुछ भी हो सकता है, मतलब वेशभूषा को देखकर काया से। अब देखो यहाँ पर सच्ची मेरा काम बन गया, है ना, एकदम चेहरे से दे रहा है, इसको देखो गुस्सा आ रहा है, है ना, तो यहाँ पर इनको गुस्सा आ रहा है, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर इन सब के मन में भाव आए हैं और इनको वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, तो ये कायिक हो जाएंगे यानी काया से चेहरे से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। भूमि पर गिरना, निश्वास, छाती पीटना, रुदन मतलब रोना, प्रलाप करना क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है, स्थायी भाव कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है या आलंबन कहलाता है? तो अभी हमने जाना था कि जब भी हमारे मन में कोई भी भाव आए और हम उसको जब व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम अनुभाव कहते हैं। अब भूमि पर गिर जाना, है ना, मतलब मान लो बहुत रोना आया और रोते रोते गिर गए हैं, है ना, तो ये भी क्या है, हम फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, अनुभाव है। निश्वास, है ना, सांस नहीं आ रही है, या फिर है ना हाय राम ऐसे करके रोते हैं कुछ लोग, तो इस तरह से, या फिर रोना, ये सभी प्रतिक्रिया देना है यानी रिस्पॉन्स देना, तो अनुभाव कहलाएगा, है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे संचारी भाव। संचारी भाव ये मन में आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, संचार करते रहते हैं और इनकी संख्या हमारी कुल 33 हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। मन में संचारित होने वाले छोटे छोटे भाव क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। आगे आ जाइए। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या कितनी निश्चित करी है? तो हमारे सामने 33 हो जाएगा, अभी हमने देखा। आगे आ जाते हैं। बस जो मैं आपको एमसीक्यूज करा रही हूँ, ऐसी एमसीक्यूज एग्जाम में क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं आपको। अब आपके सिलेबस में कौन सा भाव आ रहा है? स्थाई मतलब कौन से दो रस आ रहे हैं? तो एक आएगा आपका श्रृंगार रस। हम एक बार श्रृंगार रस को पढ़ लेते हैं। तो श्रृंगार रस का नाम सुनते ही आपके मन में एकदम प्रेम जाग गया होगा, है ना, एकदम खुशी आ गई होगी, क्योंकि सबसे फेवरेट रस आपका श्रृंगार रस ही है ना। इस समय बहुत मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है आप लोगों को, है ना। तो अभी तो आप छोटे-छोटे बालक हो, है ना, तो छोटे-छोटे बालक पढ़ते भी अच्छे लगते हैं, पर खैर तुम्हारी मर्ज़ी है, अब आप इसको समझ लेंगे। श्रृंगार रस क्या कहता है? यानी जहाँ पर नायक-नायिका के प्रेम की बात हो रही हो, उसे हम श्रृंगार रस कहेंगे। पर ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसको आप अपनी भाषा में पैचअप एंड ब्रेकअप कहते हैं, पर अगर हम प्रेम की भाषा से देखें, तो ये ऐसा तो नहीं होता जैसा आप सोच रहे होते हैं। देखो, प्रेम की भाषा में अगर देखा जाए तो मिलन हुआ तो वो संयोग है, और वियोग में रो रहे हैं, वियोग मतलब बिछुड़ गए हैं, किसी कारण से हम एक दूसरे से बिछुड़ गए, ठीक है, तो भी प्रेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो गया तो फिर किसी और के साथ सेटिंग चल देगी, ऐसा नहीं है, यहाँ पर उसी से ही प्रेम रहेगा। लैला और मजनू का प्रेम अलग भी हो गए तो भी उनका एक दूसरे से ही प्रेम था और किसी से नहीं था, है ना। तो जो यहाँ पर प्रेम रहेगा वो एक दूसरे से बना रहेगा। अब वो हो सकता है वियोग में हो यानी अलग हो जाने पर भी हो, और संयोग मतलब मिलन पर भी हो। तो यहाँ पर हम सबसे अच्छा उदाहरण कृष्ण और राधा जी का ले सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं इसको एक बार, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो वन लाइनर देख लेते हैं। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को हम श्रृंगार रस कहते हैं। पहली चीज, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, तो रसराज या रसपति कहा जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को ही कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस में सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार के फीलिंग्स अनुभूतियां होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसका स्थायी भाव आपसे पूछ लिया जाएगा तो स्थायी भाव रति होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके 2 प्रकार के आ जाते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। संयोग मतलब मिलन, वियोग मतलब बिछड़ना। ठीक है, चलो, जब कविता में नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए तब संयोग श्रृंगार रस होता है। इसमें प्रेमी और आनंदमयी मिलन, वार्तालाप, बातचीत, दर्शन, देखना, स्पर्श, छूना, आलिंगन, गले लगाना आदि का वर्णन होता है। जैसे बरतस लालच लाल की
ठीक है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहि करे भौनन हंसे देन कहीं नहीं जाए। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण से जो गोपियां हैं वो उनकी क्या कर लेती हैं, शरारत करते हुए बांसुरी छिपा लेती हैं। तो यहाँ पर अपनी भौहें उठाकर कृष्ण पूछते हैं क्या तुमने ली है? तो वो अपनी भौहों को उचकाते हुए कहती हैं हमें क्या पता, है ना? ऐसा कहते हुए हल्का सा हंस देती हैं। तो इसमें संयोग की बात हो रही है, इसलिए संयोग श्रृंगार है। यहाँ हम वियोग देख लेंगे। जब नायक नायिका के परस्पर प्रबल हो, मतलब बहुत बहुत गहरा प्रेम हो और उनका मिलन ना हो पाए और उनका वियोग का जब वर्णन किया जाता है तो वो वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। जैसे निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पे जबते साम सिधारे। यानी यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हम पर तो हमेशा वर्षा, हमारी आंखों में तो ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु ही हमेशा विराजमान है। क्यों? क्योंकि जब से श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा चले गए हैं तब से हम उनकी याद में रोती रहती हैं। यानी श्री कृष्ण से गोपियों का एकदम गहरा प्रेम दिखाया गया है और उनके बिछुड़ने का प्रेम दिखाया गया है। ठीक है? तो इसमें हमारा वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। जो पंक्तियाँ मैं आपको करा रही हूँ, ये पंक्तियाँ आप पढ़कर चले जाना, यही पंक्तियाँ आपके पेपर में देखने को मिल सकती हैं। और उदाहरण ले लेंगे, ये हमने अभी करा ही था, इसका अर्थ हमने जान ही लिया। और पंक्तियाँ देख लेते हैं, जैसे वर जीते सर मेन को ऐसे देखे नैन, हरनी के नैनन ते हरिनी के ए नैन। है ना? यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर मेल, नैनों के मिलन की बात हो रही है ना, दो नायक नायिका के नैनों के मिलन की बात हो रही है, तो इसमें संयोग श्रृंगार है। हिया मतलब होता है हृदय, हर्ष मतलब खुश हो जाना, बरसा है सुमन सुमन बरसाना, सुमक सुलोचन वृंद, जही जाहि जहाँ पे बंद दोई, जही तही परमानंद। यानी यहाँ पर भी दोनों के संयोग प्रेम की बात हो रही है, नायक नायिका के मिलन की बात हो रही है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इसमें भी आपका संयोग है। मोर मुकुट मकरा कृंद कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, लता ओट तब, अब अच्छा इसके अंदर भी हम देखेंगे तो इसके अंदर भी आपका क्या हो जाएगा, प्रेम की बात है, यानी यहाँ पर नायक की सुंदरता का वर्णन है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाए, हर से जनु निज निधि पहचाने, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग पर छाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। यानी सीता जी श्री राम, वो गाना आपने सुना होगा ना, ये एक लाइन बड़ी बहुत बहुत ट्रेंडिंग गाना था, अ, श्री राम को देख जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, ऐसे कुछ करके था, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छी पंक्तियाँ थी, ठीक है? तो श्री रामचंद्र जी को जब सीता जी ने पहली बार देखा था, तो उनको देखते के देखते ही रह गई थी। तो यहाँ पर भी संयोग श्रृंगार रस है, ठीक है? आगे देख लेते हैं। इसके बाद, हे खग मृग हे मधुकर्षेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ पर आपके दुख की बात हो रही है। यहाँ पर सीता जी जब को रावण हरण करके लेकर चले गए थे, तो वहां पर श्री रामचंद्र जी जंगल में भटकते हुए सबसे, पक्षियों से, मृग हिरण से पूछते हैं, हे खग, हे पक्षी, हे मृग, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? ठीक है, तो यहाँ पर वियोग की बात है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मुझसे ब्रज भूला नहीं जाता है, वृंदावन गोकुल वन उपवन। अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, मतलब मुझे बता दो कहाँ पर मेरा प्रवासी है। ठीक है, तो इन सब में आप देखेंगे कि आपका क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट वाह मेरो पति सोई। तो इसमें भी कौन सा रस है बेटा, श्रृंगार रस है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे तो आप इसे कर लेंगे। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रति होता है। रति मतलब क्या होता है, तो प्रेम होता है। चलिए, अब लास्ट अपना दूसरा रस हम पढ़ लेते हैं, जो कि होता है वीर रस। ठीक है, वीर रस क्या होता है, एक बार इसको अच्छे से समझेंगे। जहां वीरता का बखान हो, प्रेम हमने जाना, अब हम वीरता को जानेंगे। ठीक है,
ओके। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है बेटा? इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, 1 सेकंड दीजिएगा। हाँ, जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना होती है उसी को हम वीर रस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? वीर रस कहते हैं। मुंदेली हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? एकदम वीरता की बात करी जा रही है तो वीर रस हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें कि जो तनिक हवा के बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिर नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो यहाँ पर भी वीरता की बात हो रही। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर भी वीरता की बात हो रही है कि राणा जी जो थे उनका जो चेतक आपने उनके घोड़े के बारे में सुना होगा कि बहुत बलवान था कि राणा इस तरफ नदी के पार सोच ही रहे थे कि उस पार कैसे लेकर जाऊँ, वैसे ही उनके घोड़े ने उनको उस पार पहुँचा दिया था। ठीक है? धनुष उठाए ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ सहसा कापे विकल हुए जीवों के प्राण। जैसे ही धनुष पर बाण रखा वैसे ही समुद्र सभी जीव कांप उठे। वीरता की बात है। रण में हाहाकार मचो तब राणा ने निकाली तलवार, मौत बरसा रही रणभूमि में राणा जले हृदय अंगार। ठीक है, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीर बाला सी, आहुति सी गिरी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो इसमें भी वीरता की बात है। हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो इन सब में वीरता की बात कही गई है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हमारा क्या होता है बेटा जी? उत्साह होता है। ठीक है, इसके बाद चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इट मीन्स इसमें हमारा वीर रस हो जाएगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसमें भी हमारा वीर रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हमारा टॉपिक हो जाता है यहीं पर समाप्त। हाँ, तो अब आपको अगर इस क्लास का नोट्स की बात है तो ये क्लास के नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो इस क्लास के नोट्स आपको हमारे मिलेंगे पीडब्ल्यू के ऐप पर, जहाँ पर दृष्टि बैच के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हालांकि वैसे कोई डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएँगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने माता-पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय बाय।